हेलो एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इस बारे में कुछ भी बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि पहले डीएसएम थर्ड में हिस्टीरिया का एक प्रकार डिसोसिएटिव रिएक्शन बताया गया था। बाद में जब इसमें डीएसएम में संशोधन हुआ और डीएसएम 4 का जो क्लासिफिकेशन था उसमें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को मनोविच्छेदी विकृति को हिस्टीरिया का एक प्रकार न मानते हुए इसे अलग से ही वर्णित किया गया। इस संबंध में कुछ भी और कहने से पहले हम आपको यह बता दें कि स्मृति या चेतना के विच्छेदित यानी अलग हो जाने से रोगी अपने और स्वयं को, अपनी चारों ओर के एनवायरनमेंट को अलग ही ढंग से प्रत्यक्षीकृत करता है या परसेप्शन करता है, यानी डिसोसिएटिव मनोविच्छेदी। मनो यानी मानसिक रूप से, विच्छेदी यानी अलग हो जाना। कैसे अलग हो जाना, इस संबंध में अभी हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जो कि यह बता रहा है कि किस प्रकार से व्यक्तित्व का संगठन जो है वह गड़बड़ हो जाता है, व्यक्ति में किस प्रकार की विकृति दिखाई देती है। तो मनोविच्छेदी विकृति डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो रोगी की मेमोरी है और उसकी जो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है वह पर्सनालिटी को हम संगठन का ही रूप मानते हैं। अब यहाँ पर हमको पर्सनालिटी को दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ हल्का सा एक बात करना चाहती हूँ कि जैसे फ्राइड ने कहा कि इड ईगो सुपर ईगो का जब समन्वय होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व संगठित प्रकार का होता है। इसी प्रकार आलपोर्ट ने भी अपनी परिभाषा में संगठन को महत्व दिया है, किंतु जब व्यक्ति का व्यक्तित्व संगठित रहने के बजाय विच्छेदित हो जाता है तो इस प्रकार से अलग हो जाने यानी उसकी स्मृतियों का चेतना से अलग हो जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैमरॉन ने इस बारे में क्या कहा। कैमरॉन 1963 ने इसको डिफाइन करते हुए बताया है कि डिसोसिएटिव रिएक्शंस are attempt to escape from excessive tension and anxiety by separating off some part of personality function from the rest। यानी कैमरॉन ने इसको ऐसी विनियोजक प्रतिक्रियाओं का प्रयास माना है जिसमें कि व्यक्ति बहुत अधिक टेंशन, चिंता से बचने के लिए व्यक्तित्व के प्रकार के पर्सनालिटी फंक्शन के कुछ अंश को माने कुछ पार्ट को छोड़कर शेष पार्ट को अपनी पर्सनालिटी से अलग कर देता है या अलग हो जाता है। अब अगर इस संबंध में हम कोलमैन को नहीं बताते हैं तो ये बात ही अधूरी रह जाएगी। कोलमैन 1981 ने कहा है, डिसोसिएटिव टाइप ऑफ हिस्टीरिया इज ए वे ऑफ अवॉइडिंग स्ट्रेस while gratifying needs in a manner permitting the person to deny
personal responsibility for his unacceptable behavior. कोलमैन ने ये कहा है कि विनियोजक प्रकार की हिस्टीरिया, यानी इसको, चूंकि ये कोलमैन ने पहले डिफाइन किया था और हमने अभी कहा कि DSM-3 में भी इसको हिस्टीरिया का ही एक प्रकार बताया गया था। विनियोजक प्रकार की हिस्टीरिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय स्ट्रेस को अवॉइड करने का, प्रतिबल से बचने का एक तरीका है, और ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने अस्वीकार्य व्यवहार की, जो ऐसे व्यवहार वो करता है जो वो जानता है कि सबके द्वारा स्वीकार्य नहीं है, ऐसे अस्वीकार्य व्यवहार के पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को मना करता है। इस संबंध में अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि मनोविच्छेदी विकृति का मुख्य लक्षण ही यही है, विच्छेद हो जाना, अलग हो जाना। इसमें स्मृति लोप पाया जाता है, अमनेसिया, यानी व्यक्ति जो है अपनी स्मृति की कुछ चीज़ों को रिकॉल करने में असमर्थ होता है, या जो अपनी पूर्व अनुभूतियाँ होती हैं उसको आंशिक ढंग से या पूर्ण रूप से ही वह रिकॉल नहीं कर पाता है। कई बार डीपर्सनलाइजेशन, वह अपने व्यक्तित्व के बारे में ही अपने को अलग महसूस करता है और अपना व्यक्तित्व ही आंशिक या पूर्ण रूप से अलग महसूस करता है। इसमें रोगी जो है अपने चारों, अब हम वास्तविकता से लोप की बात कर रहे हैं, डीरियलाइजेशन, व्यक्ति जो है अपने चारों ओर के वातावरण या जिसमें वह रहता है वही उसको अवास्तविक या अविश्वसनीय उसे लगता है। साथ ही साथ उसमें पहचान संभ्रांति, आइडेंटिफाई कंफ्यूजन होता है कि वह स्वयं, कोई पहचान संभ्रांति या कंफ्यूजन किसके बारे में होता है? स्वयं के बारे में। वह स्वयं के बारे में ही डिसाइड नहीं कर पाता है कि वह कौन है, क्या है। और कई बार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में ही परिवर्तन लाता है। किस प्रकार का परिवर्तन? व्यवहार में नहीं परिवर्तन लाता है, बल्कि एक तरह से हम कहेंगे कि वह अपनी पहचान में ही बदलाव लाता है। यानी जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अब हम कुछ फ्रेंच, अरबी आदि भाषाओं का अपने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अपनी बातचीत को ही इतना आकर्षक बना लें कि खुद पर ही हम आश्चर्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति अपनी बातचीत भाषा में इस प्रकार का परिवर्तन लाता है, ऐसे स्किल्स का यूज़ करता है कि उसकी पहचान में ही बदलाव दिखाई देने लगता है। इसकी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बहुत टाइप बताए गए हैं। हम अब आज सबसे पहले डिसोसिएटिव एमनेसिया की बात करते हैं, मनोविच्छेदी स्मृति लोप। स्मृति लोप सीधी सी बात है, यानी स्मृति का गायब हो जाना। कैसा गायब हो जाना? कि पुनर्स्मरण करने की या पिछले अनुभवों को पहचानने में पूर्ण अथवा आंशिक अयोग्यता, यानी व्यक्ति अपने पिछले अनुभवों को या तो पूरी तरह याद नहीं कर पाता है
या आंशिक रूप से याद नहीं कर पाता है। इस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो यह मनोविच्छेदी स्मृति लोप पाया जाता है, यह इस संबंध में चिकित्सकों का कहना है कि यह ब्रेन पैथोलॉजी के कारण होता है। यानी यह ऐसा तब होता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से रिटेंशन या धारण करने में असमर्थ होता है। और जब यह मानसिक स्मृति लोप होता है, जैसे शारीरिक स्मृति लोप में व्यक्ति जो है चोट लग जाए, नाड़ी संस्थान की बीमारी हो जाए, ब्रेन पैथोलॉजी है, इन सब के कारण, और व्यक्ति कई बार केवल पुनर्स्मरण करने या गत अनुभवों को पहचानने में आंशिक रूप से असफल होता है, और इस संबंध में कुछ हिप्नोसिस के जब यूज किया गया, सम्मोहन विधियों का प्रयोग किया गया, तो पाया गया कि व्यक्ति जिन पक्षों का रिकॉल करने में असमर्थ हैं, वह वास्तव में उसके व्यक्तित्व से पूरी तरह से गायब नहीं होते हैं, बल्कि वह चेतना के स्तर के नीचे अवश्य उपस्थित होते हैं। चेतना के स्तर के नीचे अचेतन और अर्धचेतन की बात हम कर सकते हैं। इस प्रकार के रोग में व्यक्ति जो है वह अपने नाम को भी भूल सकता है, अपनी आयु भूल जाता है, मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों, माता पिता आदि को भी भूल सकता है। लेकिन जो सबसे आश्चर्य की बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि क्यों पहले इसे हिस्टीरिया के अंतर्गत रखा गया था। इसका मुख्य कारण यही था कि हमने कन्वर्सन हिस्टीरिया पढ़ा है, जिसमें कि लक्षण रूपांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ भी अब आप ध्यान दीजिए कि वह अपने मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता आदि सबको तो भूल जाता है, लेकिन उसकी हैबिट्स, उसकी बातचीत और उसका खाना पीना सब कुछ पहले की तरह ही रहता है। इस संबंध में इसके कई प्रकार पाए गए हैं। मनोविच्छेदी जो व्यक्तित्व है, स्मृति लोप है, उसमें स्मृति लोप के जो प्रकार बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला है रिट्रोग्रेड एमनेसिया, यानी पश्चगामी स्मृति लोप। यह स्मृति लोप का ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति मानसिक आघात उत्पन्न करने वाली घटना के पहले की सभी घटनाओं और अनुभव आदि को भूल जाता है। कब का भूलता है, यही ध्यान दीजिएगा कि मानसिक आघात जब उसे होता है तो उसके पहले की चीजों को वह भूलता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया, जैसा कि इसका नाम कहता है, कि इस प्रकार में मनोविच्छेदी स्मृति लोप के इस प्रकार में जो रोगी होता है, वह मानसिक आघात उत्पन्न होने वाली घटना के बाद की सभी घटनाओं को भूल जाता है और उनका रिकॉल नहीं कर पाता। यानी उसके पहले के जो सुखद पक्ष थे वह याद रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं अग्रगामी स्मृति लोप की, एंटेरियोग्रेड एमनेसिया, जिसमें कि व्यक्ति के स्मृति में वह भाग गायब होता है जिसमें कि रोगी जो है मनोविच्छेदी स्मृति लोप का ऐसा प्रकार जिसमें किसी नई अनुभूति या घटना या अनुभव का रिकॉल करने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार हैं, जैसे सेलेक्टिव अमनेसिया,
यह यह ऐसा स्मृति लोप है जिसे चयनात्मक स्मृति लोप या श्रेणीबद्ध स्मृति लोप कहा जाता है। इसमें व्यक्ति या रोगी घटना विशेष से संबंधित विवरण को याद नहीं रख पाता है या उनका रिकॉल नहीं कर पाता है। जनरलाइज्ड एमनेसिया, इसमें स्मृति लोप का वह प्रकार बताया गया है जिसमें व्यक्ति संपूर्ण जीवन की जो भी घटनाएं घटित हैं उनका रिकॉल करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। इसके बाद एक प्रकार कंटिन्यूअस अमनेसिया की बात करते हैं जिसमें स्मृति लोप का ऐसे प्रकार को वर्णित किया गया है कि व्यक्ति इसमें क्रम से घटित घटनाओं या निरंतर रूप से घटित घटनाओं और अनुभूतियों का रिकॉल करने में स्वयं को समर्थ नहीं पाता है, लेकिन बीच बीच की कुछ घटनाएं उसे याद रहती हैं। क्रमबद्ध स्मृति लोप, यह ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति क्रमबद्ध घटनाओं का, सिस्टमैटिक जितनी भी घटनाएं हैं उनका रिकॉल नहीं कर पाता है। अब हम आपको इस संबंध में मेसरमैन 1961 ने एक केस बताया है और हम इस केस का एज इट इज वर्णन आपको कर रहे हैं क्योंकि यह मेसरमैन द्वारा वर्णित केस है, इसलिए जैसा उन्होंने बताया है उसको हम वैसे ही आपको बता रहे हैं। और आपको पता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में जब तक हम केसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है। मेसरमैन ने एक 42 इयर्स ओल्ड 42 वर्षीय एक ऐसी महिला का वर्णन किया है जिसका नाम वर्निस था। इसके परिवार के लोग ही इसे हॉस्पिटल में ले आए थे और बताया था कि यह 4 साल पहले अपने घर से अचानक गायब हो गई थी और घर से बहुत दूर रोज नाम से, माने अब वह अपना नाम अपना नाम वर्निस न बताकर रोज बताती थी। रोज नाम से एक दूसरे शहर में रहती थी, यहाँ तक कि वह अपने माता पिता बच्चे किसी को भी वह पहचानती नहीं थी। मनोचिकित्सक ने जब उसके परिवार के सदस्यों से उसके जीवन के संबंध में बातें की, यह उन्होंने वर्निस से नहीं, फैमिली बैकग्राउंड से जो जाना, केस हिस्ट्री जो तैयार की, वह क्या थी। सबसे पहली चीज, अब वर्निस के फादर पर एक निगाह डालते हैं। कट्टर धार्मिक व्यक्ति, और इतना ही नहीं, अपनी मॉरलिटी कैरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा वह वर्णन करते थे और अपने को छोड़कर वह दूसरों के चरित्र पर बहुत ही ज़्यादा संदेह करने वाले थे। फलस्वरूप परिवार का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि एक दूसरे के चरित्र पर संदेह करने वाले वह लोग थे। वर्निस भी अपने फादर के और मदर के, चूँकि यह फैमिली स्ट्रक्चर था कि सभी एक दूसरे के चरित्र पर संदेह करते थे, वर्निस भी अपने माता पिता के इस प्रकार के व्यवहार को सीख चुकी थी और कई बार उसे स्वयं पर ही संदेह होता था। वर्निस के ऊपर
चूँकि परिवार का बैकग्राउंड एक धार्मिक बैकग्राउंड था, रिलीजियस बैकग्राउंड था, तो उसकी छोटे-छोटे कार्यों या स्वाभाविक कार्यों पर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत ज़्यादा पाबंदी थी। उसका जो पालन-पोषण का तरीका उसके परिवार में था, वह भी बहुत ही शुद्ध और बहुत ही कठोरता भरा था। अपने इस फैमिली का जो एनवायरनमेंट था, उससे धीरे-धीरे वर्निस बहुत ही अधिक ऊबने लग गई थी और अकेलेपन से ऊबती थी, लेकिन फिर भी उस फैमिली में उसे एक मेंबर बहुत प्यारा था और वह थी उसकी बड़ी बहन। वह उसी के साथ रहती थी और उसके संरक्षण में उसे बहुत ही अपने को सुरक्षा महसूस होती थी। किंतु जब वर्निस 17 साल की हुई तो उसकी सिस्टर, उसकी वह बहन जिससे कि उसे बहुत प्रेम था, वह एक्सपायर कर गई, उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से वर्निस जो थी वह बहुत ही दुखी हुई और इसके बाद उसकी फ्रेंडशिप एक रोज नामक लड़की से हो गई। वह लड़की उसे उसकी बहन की तरह ही प्रेम देती थी और उसको पियानो बजाना सिखाती थी और एक दिन वर्निस के जीवन से रोज भी चली गई। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो गई। इसके लिए यह घटना आघातपूर्ण थी। आप इसकी शॉकिंग इवेंट्स को ध्यान दीजिएगा। पहला शॉक इसे बहन की मृत्यु से लगा, दूसरा शॉक इसे अपने मित्र के चले जाने से लगा। इसके बाद वर्निस की भी शादी हो गई और 6 साल तक जो उसकी लाइफ थी, शादीशुदा जिंदगी थी, वह खुश नहीं थी, अपने परिवार में बहुत खुश नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी एक घटना और ऐसी घटी जो इसको पूरी तरह से हिलाकर रख दी। वर्निस जिस पारिवारिक वातावरण को बहुत अपने लिए अच्छा नहीं मानती थी विवाह से पहले, विवाह के बाद भी उसका पति भी मिशनरी ही था। बहुत ही कट्टरपन का वातावरण था और कई बार वह अपने इस परिवार में भी अपने को काफ़ी दुखी महसूस करती थी। अपने पति के साथ वह 2-3 स्थानों पर जा चुकी थी। कभी अमेरिका भी जब वो जाना हुआ तो वहाँ पर उसका छोटा बेटा एक्सपायर कर गया। यह घटना वर्निस के लिए बहुत ही आघातपूर्ण थी। इसके बाद ही वह घर से चली गई और अब उसके परिवार के सदस्य 4 साल बाद वह उसे लेकर आए और जो 4 साल उसने घर को छोड़ा, वह अपना शहर छोड़कर वह उस शहर में गई जहां वो शादी बात थी, उस जगह को छोड़कर वापस उस जगह पर गई जहां वह रोज से मिली थी, जहां रोज ने उसको पियानो बजाना सिखाया था और वहीं पर वह रोज नाम से ही रहने लगी और पियानो सिखाने लग गई। जब उसे ये बताया गया कि वह रोज नहीं वर्निस है, तो उसने इसे मानने से ही इनकार कर दिया और वह अपने किसी परिवार के सदस्य को भी पहचान नहीं पाई। अब देखिए, ये इतना लंबा केस मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि यह केस बताता है और ये रियल केस है, कोई कहानी नहीं है। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको इस तरह के केसों को जरूर गहन अध्ययन करना चाहिए
कि वर्निस के जीवन में ऐसी घटनाएं जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद थी, उन घटनाओं को वह भूल गई और इस तरह से उसने अपने सेल्फ की रक्षा की और जो उसे प्रिय था, क्या प्रिय था? रोज का जीवन। और उसने उस जीवन को अपने में ही आत्मसात कर लिया। वह वर्निस के जीवन से दुखी थी, लेकिन रोज का जीवन उसके लिए बहुत अच्छा था, इसलिए उसने अपनी जो पर्सनालिटी डेवलप की वह वर्निस नाम से न करके रोज के नाम से की थी। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग की, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, जिसे रोजन एंड ग्रेगरी ने कहा है, ए फ्यूग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एमनेसिया एंड फिजिकल फ्लाइट। अर्थात फ्यूग स्मृति लोप, फ्यूग जो है स्मृति लोप और शारीरिक उड़ान का मिश्रित रूप है। शारीरिक उड़ान, क्या पंख लग जाते हैं? नहीं भाई, शारीरिक उड़ान का अर्थ रोगी का एक वातावरण से दूसरे वातावरण में चले जाना है, जहां पर रोगी जो है जाकर बस जाता है और अपना पिछला जीवन बिल्कुल भी भूल जाता है। इस प्रकार का जो फ्यूग के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, फ्यूग भी एक प्रकार का एमनेसिया भी है। इसमें एमनेसिया के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें जो स्मृति लोप होता है, इसकी अवधि, इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है और इसमें अमनेसिया के लक्षण उपस्थित तो होते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति जो है अपना घर छोड़कर दूर चला जाता है और नए जीवन का आरंभ करता है। ऐसा ही एक केस है कि एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन था, वह अपने घर से दूर दूसरे शहर में जाकर एक दुकान खोल लिया, पान की दुकान ही, और रहने लगा। उसे अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ भी नहीं याद था। वह शादी कर लिया था, उसकी एक नई पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन अचानक दुकान में बैठे बैठे ही उसे यह याद आया, अनुभव हुआ कि वह मंदिर का पुजारी है और थोड़ी देर में उसे अपना पिछला सारा जीवन याद आ गया और वह अपने बाद के जीवन के सब कुछ भूल चुका था और वापस वह अपने शहर में लौट आया। यानी दोनों प्रकार के केस, अभी हमने वर्निस की बात की और अब हम चंदन की बात कर रहे हैं। दोनों केसों के अंतर को ध्यान दीजिए कि वर्निस अपने जो नाम था उसको पहचानने से इनकार करती रही, जबकि चंदन को अपना पिछला जीवन याद आ गया और जिस नाम से वह दूसरी जगह जाकर था वह सब कुछ भूल गया। इन रोगों का कारण क्या है? इस संबंध में सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्सन हिस्टीरिया की। कन्वर्सन हिस्टीरिया क्या है? आप लोगों ने कन्वर्सन हिस्टीरिया पढ़ा है। कन्वर्सन हिस्टीरिया में जो रोग के लक्षण हैं वह विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होकर शारीरिक लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं और जितने प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन सब से संबंधित कन्वर्सन हिस्टीरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। कन्वर्सन हिस्टीरिया का जो रोगी होता है अपने
वातावरण से बचने के लिए ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन हिस्टीरिया का जो रोगी होता है अपने वातावरण से बचने के लिए शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है, जबकि अम्नेसिया और फ्यूग में वह क्या करता है कि शारीरिक रूप से बीमारी को नहीं बताता है, बल्कि या शारीरिक रूप से बीमार न होकर अपनी दुखद स्थिति या वातावरण को ही व्यक्ति जो है भूल जाता है, और इसमें स्मृति लोप में स्ट्रेस परिस्थिति असहनीय हो जाने के कारण भूल जाता है। इस संबंध में अब थोड़ी सी एक दो लाइन की बात हम करते हैं कि जो प्रतिबल होता है, दबाव होता है, वह व्यक्ति पर समायोजन के लिए भी दबाव डालता है। आघातपूर्ण परिस्थितियां प्राणी के समायोजन पर असर डालती हैं। फ्रायड ने इस प्रतिबल परिस्थिति की बात करते हुए कहा था कि जब अचेतन और चेतन के मध्य संघर्ष होता है, यानी अचेतन की इच्छाएं चेतन पर आने के लिए प्रयास करती हैं और व्यक्ति नहीं चाहता है कि अचेतन जो है वह चेतन पर आए, दूसरे उसके ऐसे पहलू को जाने जो जिसको कि उसने दबा दिया है। तो ऐसी असह्य परिस्थितियां व्यक्ति में ऐसा प्रतिबल उत्पन्न करती हैं जिसके कारण कि व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के साथ स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाता है, असह्य हो जाता है उसके लिए उस परिस्थिति का सामना करना। तो अगर परिस्थितियों से बचाव के लिए कोई व्यक्ति अपने को शारीरिक रूप से बीमार मान लेता है या उसमें शारीरिक बीमारी के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तब तो वह कन्वर्सन हिस्टीरिया के अंतर्गत आता है। लेकिन जब लक्षण शारीरिक रूप में नहीं दिखाई देते हैं बल्कि स्मृतियां लुप्त होती हैं, तो इस प्रकार का कारण जो है वह एमनेसिया और फ्यूग का कारण होता है। तो इस तरह से एमनेसिया और फ्यूग में हमने सबसे पहला और महत्वपूर्ण यह देखा कि व्यक्ति जो है प्रतिबल परिस्थितियों के कारण उसमें यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। और प्रतिबल परिस्थितियां कैसी, यानी आघातपूर्ण प्रतिबल परिस्थितियां व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण व्यक्ति या तो उसका स्मृति लोप हो जाता है पूर्ण या आंशिक रूप से, और व्यक्ति जो है अपने को पूरा एक तरह से विस्मृत करता जरूर है, लेकिन उसकी आदतें और उसकी पढ़ाई लिखाई आदि चेंज नहीं होती है। इस संबंध में जो अध्ययन हुआ है उससे यह भी पता चलता है कि मात्र प्रतिबल ही महत्वपूर्ण कारण नहीं है। अगर आपको प्रतिबल के संबंध में याद होगा तो प्रतिबल को देखने का तरीका क्या है, यानी व्यक्ति प्रतिबल परिस्थितियों को किस नज़र से देखता है, उसका सामना कैसे करता है, इस पर भी प्रतिबल परिस्थितियां डिपेंड करती हैं। कैसे देखता है, कैसे सामना करता है, ये किसके लक्षण हुए? पर्सनालिटी के। तो अध्ययन यह भी बताते हैं कि जो स्मृति लोप और फ्यूग है, इस संबंध में जो भी अध्ययन हुए हैं वह यह बताते हैं कि इस रोग का एक महत्वपूर्ण कारण जो है अनुपयुक्त व्यक्तित्व है। यानी कैसा अनुपयुक्त व्यक्तित्व? ऐसे व्यक्ति जिनमें अत्यधिक सुझाव ग्रहणशीलता, अपरिपक्वता, आत्म केंद्रितता आदि लक्षण पाए जाते हैं।
यानी ऐसे व्यक्ति जो ईगो सेंटर्ड होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति अपने आत्म में एक रिजिडनेस रखते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है या अपने नज़रिए को चेंज नहीं करते हैं। साथ ही साथ परिस्थितियों को जो इन परसेप्शन करने का तरीका होता है वह इनका तरीका पूर्ण नहीं होता है, इमैच्योर प्रकार का होता है। इसके अलावा कुछ पूर्व निहित कारक या ऐसे लक्षण भी हैं जिसके कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में यह विकृति उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति में यह प्रतिबल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब व्यक्ति अपने में यह जो व्यक्ति होता है वह इनका सामना करने के लिए कई बार दमन की प्रक्रिया को अपनाता है। दमन एक प्रकार की मनोरचना है जिसमें कि वह अपनी इच्छाओं, अपने जो भी प्रवृत्तियां हैं उनको चेतन पर आने से रोकता है, उसको अचेतन की ओर ढकेलता है। ऐसे में जो वैचारिक संघर्ष होती हैं और इसके कारण व्यक्ति का समायोजन पूरी तरह से प्रभावित होता है, जिसके कारण व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए, अपने ईगो डिफेंस के लिए ही पर्सनालिटी में इस प्रकार के चेंजेस उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। फ्यूग के रोगी में जो व्यक्तित्व विशेषताएं होती हैं वह काफ़ी दोषपूर्ण होती हैं। फ्यूग के रोगी की जो विस्मृति होती है वह स्थायी होती है और यह व्यक्ति अपनी दोषपूर्ण व्यक्तित्व के कारण ही असहनीय प्रतिबल परिस्थिति और अपने ईगो की रक्षा यह किससे करता है? स्मृति लोप और दमन से तो करता ही करता है। साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है कि वह जिस परिस्थिति में रह रहा है, अगर वह इस सिचुएशन से ही पलायन कर जाए, भाग जाए, छोड़ दे इस परिस्थिति को, तो शायद वह सब कुछ सामान्य हो जाए, जिसके कारण वह परेशान है, जिसके कारण कि वह एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसी कारण अमनेसिया और फ्यूग दोनों में ही हम यह ऐसी घटनाओं, ऐसे केसेस को देखे जिन दोनों ही अमनेसिया और फ्यूग दोनों में ही हमने देखा कि वर्निस भी अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चली गई थी और चंदन नामक युवक भी अपने घर को छोड़ देता है, यानी उस शहर, उस स्थान, उस जगह का त्याग कर दिया जाता है जहां पर कि प्रतिबल परिस्थिति का सामना किया जा रहा था। इस बारे में यह कहा गया है कि स्मृति लोप की प्रतिक्रिया चयनात्मक होती है। इसमें व्यक्ति आत्म के लिए असहनीय और भयावह सामग्री या परिस्थिति को ही भूलता है। फिर से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति जो है अपनी आदतों, अपना जो कुछ उसने पढ़ा लिखा था, वर्निस के केस में आप ध्यान दीजिएगा कि रोज ने उसे पियानो सिखाया था, तो जब वह वापस उस शहर में गई तो वह वर्निस के व्यक्तित्व को भूली थी, लेकिन रोज ने जो उसे पियानो सिखाया था वह उसको नहीं भूली थी। तो असहनीय या भयावह परिस्थिति को
ही भूलता है, सिचुएशन को भूलता है, लेकिन उसमें जो उसके लिए प्रिय चीजें थीं उसको वह नहीं भूलता है। इस प्रकार हमने आज दो के बारे में पढ़ा, मनोविच्छेदी व्यक्तित्व में अम्नेसिया और फ्यूग के बारे में चर्चा की। इसके अगले प्रकार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन दो पर ध्यान देने की चीजें यही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से केवल उन अंशों या उन पक्षों को समाप्त किया जाता है जो उसके लिए अप्रिय होते हैं, लेकिन जो प्रिय होती हैं, जो चीजें वो पसंद करता है, वह आदतें, वह चीजें उसके व्यक्तित्व में शामिल रहती हैं। जैसे कि वर्निस अपना नाम से दुखी थी, लेकिन रोज का नाम याद था, रोज द्वारा सिखाई गई चीजें उसे पसंद थीं। रोज के साथ जिस शहर में वह मिली थी वह शहर उसको प्रिय था, तो वह उन चीजों को याद रखती है और आघातपूर्ण परिस्थितियों को भूल जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बातें करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।